कल हमने हमारी क्लास में व्यवहार के अध्ययन की विधियों को शुरू किया था। देखिए, व्यवहार के अध्ययन की जो विधियां होती है वह विशेष तौर से जंतु के व्यवहार से संबंधित होती है। अर्थात जंतु किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है वो उसी का अध्ययन इन व्यवहार के अध्ययन की विधियों में किया जाता है। देखिए, हमने कल सबसे पहली जो विधि है वह क्या है? प्राकृतिक आवास में अध्ययन। देखिए, प्राकृतिक आवास में अध्ययन। अब देखिए, प्राकृतिक आवास में अध्ययन का मतलब क्या है कि वैज्ञानिक जंतु के प्राकृतिक आवास में जाएंगे, वहां पर उसकी दैनिक दिनचर्याओं का, अर्थात सुबह के समय उसकी क्या क्रियाएं हैं, दोपहर के समय क्या क्रियाएं हैं, शाम के समय क्या क्रियाएं हैं, उसके अलावा वह भोजन किस प्रकार कर रहा है, अर्थात समूह में कर रहा है कि अकेला कर रहा है। नेक्स्ट, मादा किस प्रकार बच्चों का लालन पोषण कर रही है, किस प्रकार उसकी देखभाल कर रही है। इस प्रकार का संपूर्ण व्यवहार जो है वह प्राकृतिक आवास के अध्ययन के अंतर्गत आता है। अब इस व्यवहार का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वह यह होता है कि इस प्रकार के व्यवहार में जंतु को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अर्थात जंतु का जब भी प्राकृतिक आवास में अध्ययन कर रहे हैं तो जंतु को इस चीज का आभास नहीं होता है कि उसका प्राकृतिक व्यवहार के अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि स्टार्टिंग समय से लेकर अभी तक की बात करूं तो जंतु का संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन एक निश्चित क्षेत्र में करना संभव नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं जंतु विचरणशील होते हैं। अर्थात जंतु निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। अर्थात जिस स्थान पर वो अभी हैं हो सकता है कुछ समय बाद उससे आगे निकल जाए, क्योंकि जंतुओं में भोजन और जल दोनों की आवश्यकता समय समय पर होती रहती है। अब जंतु जल और भोजन के लिए अलग अलग स्थानों पर जाते रहते हैं। अब जब वो अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो सीधा सा मतलब है कि जब इस कारण उनका समुचित डाटा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये प्राकृतिक आवास में अध्ययन की विधि है। सेकंड है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। अब देखिए, प्रयोगशाला विधि क्या है कि समस्त जंतुओं का, देखिए प्रयोगशाला विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि समस्त जंतुओं का अध्ययन प्रयोगशाला में नहीं किया। समस्त जंतुओं का जो अध्ययन है वह विशेष तौर से किसी निश्चित प्राकृतिक आवास में नहीं किया जा सकता। अगर मैं बंदरों की बात करूं, अगर मुझे बंदरों का व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम जानते हैं कि बंदर विशेष तौर से पेड़ पर रहने वाले जंतु है और निरंतर वह अपनी जो दिशा है, अर्थात एक पेड़ से दूसरे पेड़ फिर कंटिन्यू अपना दिनचर्या व्यतीत करते हैं। अब इनके व्यवहार का अध्ययन करना किसी वैज्ञानिक के लिए संभव नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा? प्रयोगशाला विधि अपनाएगा। प्रयोगशाला विधि अपनाएगा। अब प्रयोगशाला विधि का मतलब क्या होता है कि जंतु को उनके आवास से पकड़कर किसी निश्चित एक प्रयोगशाला में या लैब में या कमरे में रखा जाता है। अब जब उसको किसी निश्चित कमरे या लैब में रखा जाता है फिर वो व्यवहार जो दर्शाएगा उसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, होता क्या है, जब भी हम किसी जंतु को पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसमें डर आता है, क्योंकि जंतु अभी एक प्राकृतिक आवास में रह रहा था। अब जंतु को प्राकृतिक आवास से पकड़कर उसको लेबोरेटरी आवास में लाया गया है, तो जंतु जो है वो प्रारंभ में थोड़ा डरा हुआ रहेगा, अर्थात थोड़ा डर के रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वह उस माहौल में ढल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वह उस माहौल में ढल जाएगा, और जैसे ही जंतु उस माहौल में ढलेगा वह अपना व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि प्रयोगशाला विधि में जब हम अध्ययन करते हैं किसी जंतु का, कि प्रयोगशाला विधि में अध्ययन जब भी हम उसके किसी जंतु का कर रहे हैं
तो उस जंतु के अध्ययन में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वह होता है समय। कि देखिए समय, अब समय का क्या मतलब है कि अगर हम वैज्ञानिक किसी जंतु को पकड़कर उसके व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसे प्रयोगशाला में ला रहे हैं, तो अब जंतु जब वो पहली बार प्रयोगशाला में आता है तो उसे कुछ दिन तो डर का एहसास होगा, भय होगा कि मैं कहाँ कैद हो गया, किस प्रकार का व्यवहार है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वह अपने उस नए वातावरण में अपने आप को ढाल देगा, और जैसे ही वह अपने आप को उस नए वातावरण में ढाल देगा तो उसके पश्चात वह निश्चित व्यवहार दर्शाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए प्रयोगशाला विधि में अध्ययन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता समय, क्योंकि जंतु को पूरा ढलने के लिए एक निश्चित समय देना जरूरी होता है और वह उस समय के अनुसार ही ढलता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला तो हो गया समय कि उसको टाइम चाहिए। सेकंड सबसे बड़ा जो पॉइंट है वह है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखिए पहले हम समझते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। देखिए हम अगर एक छोटे बच्चे की बात करें इंसान की, तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक की अर्थात बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, हर किसी की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होती है। अर्थात एक सामान्य भाषा में कहूं तो मैं कह सकता हूं कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, होशियार होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं और कुछ बच्चे कमजोर होते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अर्थात प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, हमेशा अलग अलग होती है। ठीक वैसे ही जंतुओं की भी व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ जंतु तो क्या होते हैं, प्रयोगशाला आवास में कुछ ही समय में अपने आप को ढाल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनको ढलने में बहुत समय लगता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि प्रत्येक अलग अलग जंतु के लिए अर्थात प्रत्येक अलग अलग जंतु के लिए व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मुझे अगर बंदरों का अध्ययन करना है तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग होगी। उसके बाद मुझे अगर चूहों पर अध्ययन करना है तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता अलग होगी। उसके पश्चात अगर मुझे बिल्ली पर अध्ययन करना है तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या होगी, अलग होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी जीव हैं जिस आवास में रह रहे हैं प्रयोगशाला में मैं लेके आया हूं, उन सभी की व्यक्तिगत भिन्नता हमेशा अलग अलग होगी। इसीलिए समय और व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब इसके साथ ही क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला विधि के लिए अलग अलग कमरे बनाए हैं, अर्थात अलग अलग आवास बनाए हैं। अब इन आवास की क्या विशेषता होती है कि इन आवास में जो वैज्ञानिक है वह तो उस जीव को देख सकता है। कहने का मतलब क्या है कि ये इस प्रकार के कमरों का निर्माण करते हैं, इस प्रकार के कमरों का निर्माण करते हैं कि जो बाहर बैठा वैज्ञानिक है वह तो इस जीव को देख सकता है, अर्थात वह इस जीव को आसानी से देख सकता है, अर्थात वह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है वह आसानी से इसको देख सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी ऑपोजिट बात करूं तो वह जीव इस वैज्ञानिक को नहीं देख सकता, क्योंकि अगर वो उसको देखेगा तो क्या होगा, वह निश्चित व्यवहार नहीं दर्शा पाएगा। अर्थात जैसे ही वो वैज्ञानिक को देखता ही रहेगा तो वो कोई व्यवहार नहीं दर्शा पाएगा। तो इसीलिए प्रयोगशाला के अंदर सबसे जो पहला कक्ष होता है वह होता है स्किनर कक्ष। वैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने एक कक्ष बनाया था जिसको सामान्यतः क्या कहते हैं, स्किनर कक्ष। अब सबसे पहला जो प्रयोगशाला के अंदर जो कक्ष है वह है स्किनर कक्ष। अब प्रयोगशाला में अध्ययन की जो विधियां हैं उनमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। तो प्रत्येक वैज्ञानिक का प्रयोग करने का जो तरीका है वह क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हम 2-4 एग्जांपल ले रहे हैं ताकि
प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से जंतुओं का अध्ययन किया गया। तो सबसे पहला जो कक्ष आया है वह आया है स्किनर बॉक्स, स्किनर कक्ष या इसको बॉक्स भी कहते हैं। अब स्किनर कक्ष क्या है, इसका निर्माण वैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया है। तो पूरा नाम क्या है, बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने इस कक्ष का निर्माण किया है। अब होता क्या है, इस कक्ष में एक प्रकार से ये इस प्रकार का एक कक्ष होता है। अब इस कक्ष में क्या होता है कि जंतु को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कोई भी जंतु उसको कुछ समय के लिए यहाँ क्या हुआ, छोड़ दिया। अब हम जानते हैं जब जंतु को छोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, सबसे पहले वह जंतु व्यवहार में क्या होगा, डरा हुआ होगा। सबसे पहले वो क्या होगा, व्यवहार में क्या होगा, डरा हुआ होगा, अर्थात वह अपने आप को कुछ दिन इस आवास में ढालेगा। अब देखिए जैसे ही वो इस आवास में ढल गया है तो सेकंड सबसे बड़ी समस्या क्या है, अब जीव काफी दिन से इस कमरे में है तो हम जानते हैं यह उसके लिए सजा है, क्योंकि हमने पीड़ा और सजा को पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक आवास में जंतु को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होती थी, अर्थात वो जी रहा है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, उसको भूखा रखा है। तो भूखा रखना एक प्रकार की सजा होती है। अब जंतु क्या है, यहाँ पर काफी दिनों से भूखा है। अब जंतु भूखा है, अब स्किनर ने क्या किया, इस कमरे में 2 लीवर लगा दिए। इस कमरे में 2 लीवर लगा दिए, 2 लीवर लगा दिए। अर्थात लीवर का मतलब क्या है कि जैसे ही जंतु अगर इस पे पंजा मारेगा तो इसके अंदर से उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार या सजा मिलेगी। ध्यान रखिए 2 पॉइंट है, पहले या तो उसे पुरस्कार या उसे क्या होगी, सजा मिलेगी। अब पुरस्कार या सजा मिलेगी। अब उन्होंने क्या किया कि इनके नाम दे दिए ए और बी। अब क्या किया कि हमें पता है कि वो जंतु भूखा है, बार बार वो उसमें घूम रहा है। अब इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली के बच्चे को इसके अंदर रख दिया। अब चूंकि बिल्ली का बच्चा भूखा है तो वो क्या कर रहा है, बार बार घूमेगा और जगह जगह अपना इस जगह अलग अलग जगह पर वो पंजा मारेगा। अब संयोगवश क्या होगा, कभी कभार इन दोनों पर ही वो पंजा मारेगा। अब उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक स्किनर ने जो एप है उसमें क्या किया, एक विद्युत का तार प्रवाहित कर दिया। विद्युत का तार, अर्थात जैसे ही बच्चा अगर इसको दबाएगा तो उसे हल्का करंट का झटका मिलेगा। ठीक है, ए में क्या है, हल्का करंट का झटका। लेकिन अगर वो बी को दबाता है तो उसे भोजन मिलेगा। अब विद्युत का झटका है वो तो क्या है, सजा, और भोजन क्या है, पुरस्कार। अब क्या होगा, अब देखिए स्किनर ने सारी व्यवस्था कर दी। अब उस बच्चा भी उस माहौल में डल गया है, उसने भी समय ले लिया, उसकी सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं भी हो गई। अब क्या है, स्किनर ने इस बच्चे को छोड़ दिया। अब देखा उन्होंने कि ये भूखा बच्चा समय समय पर बार बार इस कक्ष में दीवारों पे अपना बार बार पंजा मारता रहता है, बार बार पंजा मारता रहता है, अर्थात वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब चूंकि वो बाहर नहीं निकल सकता, संयोगवश किसी कारणवश उससे गलती से कोई भी एक लीवर दब गया। जैसे ही सपोज एक लीवर दब गया तो अगर उसने ए दबाया तो उसको क्या होगा, विद्युत का झटका मिलेगा, अर्थात उसको करंट मिलेगा। और अगर वो बी को दबाता है तो वह उसको भोजन मिलता है। तो स्किनर ने यह बताया कि प्रारंभ में जब जंतु को उस पिंजरे में रखा जाता है तो वह दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाता है, अर्थात कई बार वो इसको प्रेस करता है लेकिन कई बार वो इसको भी प्रेस करता है। अर्थात ए को प्रेस करेगा तो क्या होगा, उसको करंट मिलेगा, और बी को प्रेस करेगा तो क्या होगा, उसको भोजन मिलेगा। लेकिन स्किनर ने ये देखा कि जब जंतु काफी दिन उस कक्ष में रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि जंतु ए जो बटन है, ए जो है उसको दबाना बंद कर देता है, अर्थात एक कुंजी को दबाना बंद कर देता है। अब जंतु को जैसे ही उस कक्ष में रखते हैं
जैसे उसको भूख मिलती है वह हमेशा बी को ही दबाता है, ए को नहीं दबाता। तो स्किनर ने कहा कि जंतु में समय के साथ एक निश्चित व्यवहार बन जाता है। अब व्यवहार बनने का मतलब क्या है कि उसे पता चल चुका है कि जैसे मुझे भूख लगेगी मुझे ये बी बटन दबाना है, और जैसे मैं बी बटन को दबाऊंगा मुझे भोजन उसी समय मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रारंभ में जंतु उस कक्ष में गया था तो उस कक्ष में ढलने में उसे काफी समय लगा, लेकिन अब जैसे ही जंतु भूखा होता है उसे उस कक्ष में छोड़ा नहीं, विद इन द 5 से 10 मिनट में वह भोजन प्राप्त कर लेता है। और स्किनर ने सबसे विशेषता क्या बताई कि जंतु अब ए जो लॉक है उसको छेड़ता ही नहीं है। कहने का मतलब क्यों? क्योंकि अगर वो ए को छोड़ेगा तो क्या होगा, उसे झटका मिलेगा। तो स्किनर कक्ष जो था वो विशेष तौर से छोटे जीवों के लिए एक प्रयोगशाला कक्ष के रूप में बनाया गया था। इसका बेसिक जो फायदा था वह यह था कि जंतुओं को ये पता लगाया जा सके कि वो व्यवहार किस प्रकार करते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना पुरस्कार और सजा दोनों होगी। पुरस्कार के रूप में क्या है, भोजन, और सजा के रूप में क्या है, विद्युत का करंट। तो हमारा पहला जो लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स का जो था टॉपिक, स्किनर कक्ष। अब सेकंड आता है शटल कक्ष। सेकंड जो था वह था शटल कक्ष। देखो, शटल कक्ष को हिंदी में भूल भुलैया भी कहते हैं। देखिए, हमने कई बार उद्यानों में भूल भुलैया देखी होगी। हम जानते हैं कि भूल भुलैया में प्रवेश करने का एक रास्ता होता है और निकलने का एक रास्ता होता है। अर्थात किसी जंतु को अगर भूल भुलैया में प्रवेश करा देते हैं तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत समय में उस स्थान से बाहर निकल जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक भूल भुलैया कक्ष का निर्माण किया। अब इस भूल भुलैया कक्ष में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे ही जंतु को एक गेट से प्रवेश कराया जाता है वह जंतु निरंतर घूमता रहता है, विचरण करता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह जंतु उस भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि जब जंतु उस भूल भुलैया कक्ष में प्रवेश करता है और पहली बार उस कक्ष से वो बाहर निकलता है, उसमें जितना समय लगता है वह धीरे 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 घटता जाता है। कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर एक जीव को पहली बार भूल भुलैया में छोड़ूंगा तो वह उस भूल भुलैया से बाहर निकलने में सपोज दैट वो 2 घंटे लगाता है। तो जैसे जैसे मैं उसे अभ्यास कराता रहूंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जंतु उससे कुछ समय में ही बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार की भूल भुलैया का निर्माण कराया गया। अब इस भूल भुलैया में क्या होता है, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, मैं एक छोटा डायग्राम से आपको समझा रहा हूं कि इस डायग्राम में क्या होता है कि जंतु जैसे ही भूल भुलैया कक्ष में छोड़ा जाता है वह ऊपर की ओर नीचे की ओर निरंतर क्या करता है, विचरण करता रहता है।
अब इस कक्ष की भूल भुलैया की विशेषता क्या होती है कि इसके जितने भी रास्ते होते हैं वह क्या होते हैं, बंद होते हैं। अर्थात एक रास्ता ही ऐसा होता है जिसमें प्रवेश किया जा सकता है और बाहर निकलने का भी क्या होता है, केवल एक ही रास्ता होता है। बाकी बहुत सारे रास्ते होंगे भूल भुलैया की तरह, लेकिन सारे रास्ते क्या होंगे, बंद होंगे। अब जंतु को जैसे इस कक्ष में छोड़ा जाता है वो प्रारंभ में अलग अलग रास्तों से क्या होगा, घूमता रहेगा, विचरण करता रहेगा और एक निश्चित समय के पश्चात वह उससे बाहर निकल जाता है। अब देखिए, जंतु जैसे ही बाहर निकल रहा है उसने एक निश्चित व्यवहार को दर्शाया है। अब जैसे ही उसने निश्चित व्यवहार को दर्शाया है, अब उसके पश्चात वापस उसी जगह वह जंतु को जब छोड़ा जाएगा तो वह वापस वही व्यवहार दर्शाएगा। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वह होता है शटल बॉक्स के अंदर। अब तीसरा जो प्रकार होता है व्यवहार का वह होता है पिंजरा कक्ष। तीसरा जो प्रकार है वह है पिंजरा कक्ष। देखिए, हमने अंतर्दृष्टि अधिगम को पढ़ा होगा। पिंजरा कक्ष हमने अंतर्दृष्टि अधिगम को पढ़ा था। इसमें हमने वैज्ञानिक कॉहलर के बारे में बताया था। क्या नाम था? वैज्ञानिक कॉहलर। और उन्होंने किस पर प्रैक्टिकल किया था? तो हम जानते हैं सुल्तान चिंपैंजी पर। सुल्तान चिंपैंजी पर, सुल्तान चिंपैंजी पर वैज्ञानिक ने पिंजरा कक्ष विधि का उपयोग किया था। देखिए, पिंजरा कक्ष विधि में क्या होता है कि एक किसी जंतु को इस प्रकार के एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि वैज्ञानिक कॉलर ने क्या किया, इस पिंजरे के जस्ट बीच में एक केले का गुच्छा लटका दिया। केले का गुच्छा लटका दिया और उन्होंने क्या किया कि नीचे यहां पर सुल्तान चिंपैंजी को छोड़ दिया। अब हम जानते हैं कि केले का गुच्छा जो है वो काफी हाइट पर है। अब सुल्तान चिंपैंजी की इतनी हाइट नहीं है कि वह उस केले के गुच्छे तक पहुंच सके। अब देखिए, जंतु प्राय क्या था, वो भूखा नहीं था, तो वह कोई कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ ये चिंपैंजी भूखा होता है वह व्यवहार दर्शाना शुरू कर देता है। अब क्या होगा कि इस पिंजरे की विशेषता थी कि वैज्ञानिक कॉलर तो बंदर चिंपैंजी को देख सकते हैं लेकिन चिंपैंजी नहीं देख सकता, क्योंकि अगर चिंपैंजी वैज्ञानिक को देखेगा तो वो कोई व्यवहार नहीं दर्शाएगा, वो उसी की ओर देखता रहेगा। अब क्या देखा इन्होंने कि वह चिंपैंजी उस केले के गुच्छे को काफी देर देखता रहता है। और हम जानते हैं कि समय के साथ भूख बढ़ती रहती है। अब इन्होंने क्या किया, इस पिंजरे में कुछ लकड़ी के बॉक्स रखे, कुछ लकड़ी के बॉक्स रखे थे। अब इन बॉक्स की क्या विशेषता है कि इन बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के इस केले के गुच्छे को प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्होंने देखा कि प्रारंभ में सुल्तान चिंपैंजी बार बार उस केले के गुच्छे को देखता रहता है, लेकिन जब उसकी भूख बढ़ती जाती है, अर्थात अब वो भूख सहन नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है कि इन लकड़ी के बॉक्सों को धीरे धीरे जमाना शुरू कर देता है। जमाने का मतलब क्या है कि एक के ऊपर एक रखना। इस प्रकार वह लकड़ी के बॉक्सों को जमाना शुरू कर देता है और वैज्ञानिक ने ये देखा कि जब उसे कोई पीड़ा हुई तो उसने एक व्यवहार दर्शाया और वह उस केले के गुच्छे तक पहुंचकर उस केले के गुच्छे को प्राप्त कर लेता है। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उसे भूख लगी, उसने कुछ समय देखा और उसके बाद उस केले के गुच्छे को प्राप्त किया। अब जब दोबारा यही प्रैक्टिकल दोहराया जाता है तो वैज्ञानिक कॉलर ने देखा कि जब चिंपैंजी को जैसे ही भूख लगी उसने तुरंत ही, जैसे ही उसको भूख लगी वह तुरंत ही उस जगह पहुंच गया। अर्थात भूख लगने के कुछ समय बाद ही वह वापस उस कुछ ही सेकंड में उस केले के गुच्छे को प्राप्त कर लेता है। तो कॉलर ने यह कहा कि यह जो व्यवहार होता है
यह जो अधिगम होता है इसको अंतर्दृष्टि हमने अधिगम पढ़ा था। तो कहने का मतलब क्या है कि जंतु को प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए हमें पुरस्कार और सजा दोनों ही देनी पड़ती है, क्योंकि जंतु को अगर हम प्रयोगशाला में लाकर अगर हम उसे आराम से भोजन और सब व्यवस्था कराएंगे तो जंतु कभी भी कोई व्यवहार नहीं दर्शाएगा। लेकिन अगर जंतु कष्ट में है, अगर जंतु कष्ट में है, उसे भूख लगेगी, वो तड़प रहा है, तो वह निश्चित व्यवहार दर्शाएगा। इसीलिए प्रयोगशाला विधि को उन जीवों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिन जीवों का प्राकृतिक आवास में अध्ययन नहीं किया जा सकता। और आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो प्रयोगशाला विधि का अध्ययन है वह चूहों पर, बिल्ली पर, खरगोश पर, चिंपैंजियों पर और बंदरों पर किया गया है। जबकि जो बड़े जीव होते हैं मांसाहारी जैसे शेर और ये, इनका अध्ययन हमेशा प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। अब देखिए, ये तो थी सेकंड विधि। कौन पहली हमने पढ़ी प्राकृतिक आवास, सेकंड हमने पढ़ी प्रयोगशाला। अब हमारी तीसरी विधि है वह है तंत्रिकीय रसायन विधि, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन। तीसरी हमारी जो विधि है वह है तंत्रिकीय रसायन अध्ययन। तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन। और हम इसके लिए फिरोमोन का पढ़ चुके हैं। अब हमने देखा है कि जंतु जब भी फिरोमोन को छोड़ता है तो दूसरा जंतु उस फिरोमोन को ग्रहण करता है। अगर एक जाति की ही बात करता हूं तो कहने का मतलब क्या है, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के प्रति अर्थात विभिन्न रसायनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, उसी का अध्ययन तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन में करते हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूं कि जंतु के तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं, उसी का अध्ययन हम तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। तो कहने का मतलब, जब हमने देखा कि जंतु कोई फिरोमोन छोड़ता है, संकेत, फिरोमोन, पथ प्रदर्शक और लिंग मोहक, हमने 3 नाम पढ़े थे, संकेत, फिरोमोन, पथ प्रदर्शक और लिंग मोहक। तो हमने क्या देखा कि तीनों के ही प्रति